अब की बार देखिए लास्ट केस का हो गया था हमारे पास, आंसर आपके पास क्या आया था फ्लक्स का, क्यू इंक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अंदर जब चार्ज रखा हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये है। अब एक बाहर वाला केस कर लेते हैं। केस हम कौन से वाला कर रहे हैं, जिसमें आपके पास सरफेस सिमेट्रिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है, वो वाला केस करते हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर से। सपोज करो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, ये आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड उसको बोलते हैं जिसमें हर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सेम हो, पैरेलल लाइंस हो, लाइंस के बीच की स्पेसिंग एक जैसी हो। एक क्लोज सिलेंडर, हालांकि सिलेंडर एक ओपन सरफेस होता है पर मैं इसको क्लोज ले रहा हूँ, ये वाले जो प्लेन हिस्से हैं इसके ये क्लोज ले रहा हूँ मैं, बंद है ये आपके पास। ठीक है, जैसे डिस्क लगी हो इस तरीके से। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें कुछ एंटर भी करेंगी, इस तरफ बाहर भी निकलेंगी। ठीक है, जितनी एंटर करी उतनी बाहर निकल गई। अभी यूनिफॉर्म फील्ड है इसलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस। ध्यान देना, सिलेंड्रिकल सरफेस भी एक सिमेट्रिक सरफेस होता है। सिमेट्री से मतलब कैसे, जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है, सेंटर से आर डिस्टेंस इधर जाओ, आर डिस्टेंस इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, हर तरफ एक जैसा माहौल मिले, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। यहाँ पर भी आर डिस्टेंस दूरी पर जाकर सरफेस आ जाता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ एक जैसा है, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, आपके पास अगर सिलेंडर हो तो इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। ये इसका एक्सिस है, एक्सिस से आर डिस्टेंस इधर, एक्सिस से आर डिस्टेंस इधर, यहाँ पर इससे आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, इससे आर डिस्टेंस इधर, इससे आर डिस्टेंस इधर, हर जगह एक जैसा माहौल है, तो ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। तो हम अभी तक उन केसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास सिमेट्रिक केस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों ही केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम अभी इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आई पिछले वाले केस में, जो चार्ज रखा था वो चार्ज स्फीयर के अंदर ही रखा हुआ था और उसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया था। अब की बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से उस तरफ जा रहा है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई फील्ड का सोर्स जरूर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है तो डेफिनेटली इधर एक चार्ज रहा होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। इतनी बात हमको क्लियर है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास रहा होगा। तो चार्ज अब की बार आउटसाइड द स्फीयर या आउटसाइड द बॉडी रखा हुआ है, आउटसाइड द जो भी क्लोज सरफेस, आउटसाइड दी क्लोज सरफेस। ये वो वाला केस कर रहे हैं हम जब चार्ज आउटसाइड रखा है सिमेट्रिक बॉडी के लिए। आगे जाके हम देख लेंगे ये पॉइंट इक्वली वैलिड है अगर आप आर्बिट्रेरी सरफेस ले लेते हैं, मतलब कैसा भी सरफेस ले लो इस तरीके का और चार्ज को आउटसाइड रख दो तो आंसर सेम ही आएगा। कैसा ही सरफेस ले लो, चार्ज को इनसाइड रख लो तो आंसर यही आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हर टाइम्स। ठीक है, चाहे आपने पिछले केस किया था ना, स्फीयर लिया था सिमेट्रिक बॉडी, चाहे आप आर्बिट्रेरी ले लो, क्यू अंदर रख लो, आंसर हरदम यही आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम ने इन्हीं सबको समराइज किया है। ऐसा ही इस सरफेस में चार्ज बाहर रखा है, जो भी रिजल्ट आएगा वैसा ही रिजल्ट आपके पास आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए आने वाला है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी सरफेस हो चाहे क्लोज, चाहे आपके पास बिना आर्बिट्रेरी वाला हो सिमेट्रिक सरफेस हो, आपके पास क्लोज सरफेस के लिए ये आंसर सेम रहने वाले हैं, और वो चीज़ हम प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, आपको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए ये ई है, आपने सरफेसिस देखने हैं, क्योंकि किसी एरिया से यहाँ पे हमारे पास 3 सरफेस है, एक सरफेस 1 ये, एक सरफेस 2 ये कर्व वाला, एक सरफेस ये आपके पास तीसरे वाला। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या था, छोटे छोटे आप एरिया मान लेते थे। मैंने सपोज करो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया DS1 मान लिया, जिसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा बाहर की तरफ बढ़ेगा। नॉर्मल अंदर भी बना सकता था मैं, पर इनवर्ड नॉर्मल क्लोज सरफेसिस के लिए अलाउड नहीं है, क्लोज सरफेसिस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल अलाउड है। ऐसा ही एक DS2 एरिया मैंने ये मान लिया, जिसका नॉर्मल आउटवर्ड ये बनेगा N2, N ही बनता है नॉर्मल, तो ठीक है यूनिट वेक्टर है। एक DS3 ये मान लिया और इसका आउटवर्ड नॉर्मल उस तरफ बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ये वाला केस देखो, नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसको बोल रहे हैं हम इनवर्ड फ्लक्स। अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस आ रही हैं
उसको बोलते हैं इनवर्ड फ्लक्स, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। बीच वाला जो केस है DS2 में नॉर्मल वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पर है 90 डिग्री का एंगल। ये अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, आपको उधर दिख रहा है, मैं अलग से शो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल वेक्टर भी इधर, तो ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसको हम बोल रहे हैं आउटवर्ड फ्लक्स, जो कि बाहर की तरफ फील्ड लाइन्स आपके पास निकल रही हैं। देख लेता हूँ, बंद तो नहीं हो रही वीडियो, अभी तो चल रही है, ठीक है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो हम पढ़े हैं, दैट वाज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इसी को बोलते थे, क्लोज सरफेस के लिए क्लोज का साइन आप यूज़ कर रहे थे। देखिए जो ये क्लोज सरफेस है, या तो क्लोज ऐसे लिख लो या इसको बता दो कि कौन कौन से सरफेस आपने लिए। इस क्लोज सरफेस को आप ऐसे खोल सकते हो। मैंने इसमें सरफेस 1 इंक्लूड किया है। सरफेस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही था और डॉट में ds की जगह ds1 यूज हुआ था, सरफेस 1। प्लस इसी क्लोज सरफेस में मैंने सरफेस 2 भी लिया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई ही था पर एरिया आपने ds2 लिया हुआ था। इसी तरीके से E डॉट ds3, ये आपने थर्ड सरफेस भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ था। या तीनों को अलग अलग दिखा दो या जोड़ के आप क्लोज बना दो, बात यही होती है फ्लक्स की, ठीक है। मैं इनको अलग अलग शो कर रहा हूँ, इनको सोल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट रखता है तो सभी को पता है कोस थीटा आता है। ई की वैल्यू हर जगह एक ही क्यों रखी, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड की, ठीक है। ई डॉट हटाते हैं तो ई ds1 कोस एंगल आता है। फर्स्ट सरफेस पे एंगल मैं बता चुका हूँ 180 डिग्री का। इनवर्ड फ्लक्स और एकदम नेगेटिव होता है, ठीक है। प्लस ई ds2 बीच वाले सरफेस में एंगल बनना था 90 डिग्री का, प्लस ई ds3 और लास्ट वाले में एंगल बनना था 0 डिग्री का। आउटवर्ड फ्लक्स एकदम पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स एकदम नेगेटिव। कोस 180 नेगेटिव होता है, दैट इज ई ds1 प्लस कोस, ये तो आपके पास कोस 90 है, कोस 90 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे कोस 0 1 होता है जो कि प्लस का है, तो ई ds3। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ई एक यूनिफॉर्म फील्ड में ई की वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा ds1, यहाँ पर भी ई बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास ds3। इसी स्टेप को एक बार बाद में दोबारा दिखाऊंगा मैं, एक बार फिर से आएंगे इसी स्टेप पे, ठीक है। अभी आके चलते हैं। ई ds1 इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, ये ds1 एरिया मानते मानते सोल्व करूंगा तो ये टोटल जो ये वाला हिस्सा है इसका एरिया आ जाएगा, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, प्लस ई ऐसे ही ds3 वो लास्ट वाला वो भी कितना ही है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों कट गए, आपके पास आंसर कितना आया, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सिलेंडर इज 0 व्हेन चार्ज इज आउटसाइड। चार्ज बाहर रखा है तो क्लोज सरफेस में फ्लक्स की वैल्यू 0 है, और इसका फिजिक्स में लॉजिक ये है कि जितनी फील्ड लाइन एंटर करी उतनी फील्ड लाइन बाहर निकल गई। अगर मान लो ये स्फीयर भी होता, एक प्लस क्यू चार्ज बाहर रखा है, तो जितनी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो जितनी एंटर करी उतनी बाहर निकल गई, तो नेट तो कोई फील्ड लाइन इसमें से पास ही नहीं हुई ना, तो कोई क्रॉस ही नहीं करी आपके पास। तो जब भी जितनी फील्ड लाइन एंटर करे उतनी ही बाहर निकल जाए, तो आपके पास फ्लक्स 0 बनेगा, ओके। अब यहाँ पे मैं बोल रहा था इस स्टेप पे दोबारा आएंगे। ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड था। इफ़ द फील्ड वाज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपके पास है सिलेबस में, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है, आपके पास अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर आप कुछ यूज करते हैं E1, यहाँ पे E2 यूज करते हैं, यहाँ पे E3 यूज करते हैं। हालांकि बीच वाला पार्ट तो 90 डिग्री की वजह से 0 ही आता, पर आप इधर E1 यूज करते, इधर E3 यूज करते, इधर E1 यूज करते, इधर E3 यूज करते, इधर E1 इधर E3, ये तो कटते ही नहीं। अगर कटते नहीं तो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आती। तो ध्यान देना, ये हरदम ट्रू नहीं है कि आपके पास चार्ज बाहर रखा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी 0। आपको ये चेक करना है कि फील्ड वाज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड यूनिफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है आपके पास, ठीक है। इस तरीके से देखना आपके पास। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉन जीरो भी हो सकता है, यूनिफॉर्म के लिए हालांकि आपके पास ये 0 ही आएगा, ओके। तो अभी तक क्योंकि हम सिमेट्रिक सरफेसेस की बात कर रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पे
अभी तक जो डिस्कस हो चुका है, गॉस थ्योरम का बेसिस बन रहा है कि फ्लक्स आपके पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है जब चार्ज Q इनसाइड रखा हो क्लोज सरफेस के, इनसाइड दी क्लोज सरफेस। ठीक है, जब चार्ज सरफेस के अंदर रखा हो तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा, वेयर Q इज द चार्ज इंक्लोज्ड इन द सरफेस। ये इंक्लोज्ड चार्ज है, एक की जगह 2 3 4 10 20 जितने भी चार्ज रखे हो उन सब का सम आ जाएगा इधर। ठीक है, चार्ज की एडिटिविटी पर ऊपर प्रॉपर्टी पर रखी ना हमने नेट चार्ज निकालने की। ये फ्लक्स आपके पास 0 बनेगा अगर चार्ज Q आउटसाइड द सरफेस रखा हो, आउटसाइड द सरफेस, तो फ्लक्स आपके पास 0 आएगा। अभी तक ये 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं क्लोज सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए। ये आपके पास नोट वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स के लिए ये वैलिड नहीं है। वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अभी तक ये 2 केस हुए हैं। अब मैं आर्बिट्रेरी सरफेसेस की तरफ बढ़ूँगा और आपको प्रूव करूँगा कि वहाँ पर भी ये ऐसा ही रहेगा। चार्ज इंक्लोज है तो हरदम यही आंसर आएगा, क्यों इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अगर बाहर रखा है तो हरदम 0 ही आंसर आएगा। तो अल्टीमेटली जब यही रिजल्ट सब सरफेसेस के लिए निकल रहे हैं तो गोज क्या करेगा, इनको जाके समराइज करेगा और ये स्टेटमेंट दे देगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q इंक्लोज इन इट। यही स्टेटमेंट गोज थ्योरम की बनेगी, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हम यही रिजल्ट देख रहे हैं। अंदर चार्ज है तो भाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर नहीं है तो नहीं है, आपके पास 0 फ्लक्स है। वीडियो देख रहा हूँ चल रही है या नहीं, दोबारा बंद हो गई वीडियो, दोबारा बंद हो गई थी फिर चलाई है। मैं 27 हर 27 मिनट के बाद बंद होगी। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार आर्बिट्रेरी सरफेसेस के लिए भी देख लेते हैं इसको, क्योंकि आर्बिट्रेरी सरफेस आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अब के बाद की जो वीडियो बनेगी उसको नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूँ, जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ लेंगे। ठीक है, पर गोज थ्योरम की फॉर्मेशन में वो ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे तो अभी तक तो हमने सिमेट्रिक सरफेसेस डिस्कस किए हैं ना। आर्बिट्रेरी पर भी देख लेते हैं ये इक्वली वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो भाई ये एक बेसिक लॉ बन जाएगा, जो गोज थ्योरम है एकदम बेसिक लॉ बन जाएगा, क्योंकि सब चीज़ों पर वैलिड है। अगर वैलिड नहीं होगी तो फिर तो बेसिक लॉ नहीं बोल सकेंगे ना हम इसको। ये देखिए गोज थ्योरम जो बनी थी ना आपके पास, ये कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज की प्रॉपर्टी सब जानने के बाद, वे सब पहले पढ़ चुके थे तब जाके आई है गोज थ्योरम। पर फिर भी ये इतनी ज़्यादा वैलिड है कि इसको एज ए बेसिक्स लॉ पढ़ा जाता है और इसी की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ वगैरह डिड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक थ्योरम है, इसको आप बेसिक लॉ की तरह भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये बनी उनकी हेल्प से थी, कूलम्ब्स लॉ वगैरह की हेल्प से, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से बनी थी, पर आप इसको बेसिक लॉ समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर आर्बिट्रेरी सरफेसेस, फॉर आर्बिट्रेरी सरफेसेस, आर्बिट्रेरी सरफेसेस, आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेसेस। ठीक है, उनकी बात करने जा रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए सॉलिड एंगल की। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए सॉलिड एंगल की। शायद जेई में ये सिलेबस में हो, थोड़ा बहुत एक आध कोई क्वेश्चन जेई में आ जाता हो, वरना आपके सीबीएसई के सिलेबस में आर्बिट्रेरी सरफेसेस नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसकी, कुछ इसका जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। एक सरफेस के, आर्बिट्रेरी सरफेस के अंदर चार्ज रखा है, बाहर चार्ज रखा है, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर भी, और देखेंगे रिजल्ट वही आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो सॉलिड एंगल देखिए क्या है। सॉलिड एंगल थोड़ा सा 11th क्लास में ही जिक्र हो गया था आपके पास। 11th क्लास में स्टार्टिंग में बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में इनका जिक्र हुआ था।
तो सॉलिड एंगल और कुछ नहीं है, ये आपका जो जनरलाइजेशन है, जो 2 डायमेंशन में एंगल आप पढ़ते हैं थीटा, प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं, जिसको रेडियन में आप मेजर करते हैं, उसी का जनरलाइजेशन है ये 3 डायमेंशन में। तो आपने पढ़ा हुआ है प्लेन एंगल, थोड़ा सा एक बार वो देख लेते हैं प्लेन एंगल क्या होता था और सॉलिड एंगल उससे किस तरीके से अलग है, इस तरीके से इसका रहेगा। एक बार देख लेता हूँ, टाइम वीडियो ना बंद हो गई हो, बार बार देखना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए प्लेन एंगल की एक बार डेफिनेशन में आते हैं। प्लेन एंगल आपके पास कोई 2 लाइन है, जैसे ये 2 लाइन है, ये आपके पास कोई भी कर्व है, जैसे ये एक कर्व हो गया जिसकी लेंथ L है और ये आपके पास R डिस्टेंस है। ठीक है, जनरली ये बिल्कुल इसके सेंटर से भी लिया जा सकता है R डिस्टेंस, फिलहाल यहाँ पे ले लें। तो आप सभी ने पता है कि इन 2 लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, L अपॉन R। ठीक है, ये 2 लाइंस की प्रॉपर्टी है कि अगर ये लाइन सेम रखी जाए तो R को आप कितना भी बढ़ा लें, R बढ़ेगा तो ये जो कर्व, ये जो L है, ये आर्क, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और इस L और R की रेशो हरदम ही थीटा आएगी। जैसे इधर L1 था, ये R1 था, तो L1/R1 भी थीटा बनेगा। आपके पास ये L2 है और वहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास R2 है, तो L2/R2 भी थीटा ही बनेगा। एंगल तो वही है ना। अगर 2 पेयर फॉर 2 पेयर ऑफ लाइंस आप R के इंडिपेंडेंट है, L और इस R की रेशो हरदम ही सेम रहेगी, थीटा के बराबर आया करेगी। इन लाइन को और आगे बढ़ा लो। ठीक है, ये L और बढ़ गया तो R भी बढ़ गया, तो L और R की रेशो लोगे आप तो एंगल उतना ही आएगा। इसको आप प्लेन एंगल पढ़ते थे, इसको आप रेडियन में मेजर करते थे, ये सभी को आता है और ये 2 डायमेंशन में एंगल होता है, रेडियन में आप इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, तो ये आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, और सॉलिड एंगल क्या है, इसी का 3 डायमेंशन वे में जनरलाइजेशन है। कैसे, अच्छा थोड़ा सा इसी चीज़ में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, प्लेन एंगल में डिस्कस करते हैं। मान लो एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये एक लाइन, वो फर्स्ट वाली लाइन होगी, ये सेकंड वाली लाइन होगी, तो इस टाइम पे एंगल कितना है, π/2। ठीक है, मैं इसको और बढ़ाता हूँ, तो अब दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया, π, 180 डिग्री जिसको बोलते हैं। अगर ये लाइन इधर होती तो ये एंगल कितना हो जाता, 270 डिग्री, 3π/2। और जब ये दोनों लाइनें इधर ही आ गई एक बार घूम के, तो टोटल एंगल कितना बना सेंटर पर, ये आप सभी को पता है, ये सेंटर पर टोटल एंगल कितने का होता है, 2π का। ये निकला कैसे है, थीटा इजिकल टू टोटल आर्क, जब ये दोनों लाइनें इधर आ गई तो टोटल आर्क, ये क्या बनेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस तो आर है, आर से आर कैंसिल, तो एंगल कितना बनता है, 2π का। इतना सिक्का हुआ है कि एक सर्कल के सेंटर पर टोटल जो एंगल बनता है वो 2π का बनता है। ये सर्कल के लिए वैलिड है, 2 डायमेंशन एंगल, सर्कल एक 2 डायमेंशन बॉडी है। यहाँ पे हम स्फीयर की बात करेंगे सर्कल की जगह, और 3 डायमेंशन। तो ये क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को देखते हैं। आपके पास कोई स्फीयर है, एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है आपके पास, ये स्फीयर का सरफेस है। इसको आप कुछ ऐसा लगा सकते हैं, जैसे एक स्फीयर है, फुटबॉल है, ये इसका सेंटर है। फुटबॉल से हमने जैसे ये छोटा सा एरिया, जैसे पिछले केस में मानना हुआ था, ये कुछ ऐसा बनाया हुआ मैंने, ठीक है। फुटबॉल 3 डायमेंशन बॉडी है, ठीक है, उसका जो ये सरफेस है, ये इसका एरिया मान लिया, ds मैंने क्या मान लिया, एरिया, ठीक है। तो इसका जो ये एरिया है ये कितना है, ds, ये डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, r। तो ये जो सरफेस मानना है, इसके हर पॉइंट को, इसके जो पेरीफेरी है, जो इसकी ये आउटर बाउंड्री है, इसके हर पॉइंट को इस O पॉइंट से मिला दो। जैसे ये एंड पॉइंट तो मैंने मिलाए हुए हैं, इस वाले पॉइंट को भी मिलाओ लाके, इस वाले पॉइंट को भी मिलाओ लाके, इस वाले पॉइंट को भी, पीछे वाले पॉइंट्स को भी मिलाओ इस तरीके से, तो एक कोन बन जाएगा, ठीक है, एक कोन बन जाएगा। जैसे इस वाले पॉइंट को भी ला के मिलाओ, इस वाले पॉइंट को भी ला के मिलाओ, पीछे वाले पॉइंट्स को भी ला के मिला दो इधर, इस तरीके से, तो ये एक 3 डायमेंशन शेप बन जाएगी। जैसे आपने कोन देखा हो, जैसे
पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टी बोलते हैं हमारे इधर, या फिर जो मूंगफली वगैरह या खाने की चीज़ें आती है ना कुछ कोन जैसी शेप में, तो वैसी शेप है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो ये एंगल बनेगा ना ये 3 डायमेंशन में पेरी फेरी पे मिलाए हुए हर पॉइंट का जो ये एंगल बन रहा है सेंटर पर, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको बुक में अलग अलग वर्ड से डिनोट किया जाता है। इसको कई जगह ओमेगा से डिनोट करते हैं या फिर आप थीटा वगैरह भी लिख सकते हैं, जनरली ओमेगा से ये डिनोट होता है, ठीक है। और इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी है, और देख लेता हूँ वीडियो बन रहा होगा, इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी है जैसा इस टाइप का था। इसमें यहाँ पर ओमेगा क्या होता है, ये सरफेस एरिया, अब की बार ये एरिया है, ये लेंथ नहीं है। इस वाले में लेंथ है, ये 1 डायमेंशन, वो 2 डायमेंशन के लिए था, वो 3 डायमेंशन के लिए। एरिया अपोन में जो ये आर है इसका स्केयर, यहाँ पर ओमेगा ये होता है। डायमेंशन लेस है ये भी, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्केयर, नीचे भी मीटर स्केयर है, तो ये भी डायमेंशन लेस है। हालांकि इसकी यूनिट होती है स्ट्रेडियन, ठीक है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्ट्रेडियन। तो इस तरीके से आपने यहाँ का निकाल दिया, फिर टोटल का निकाल सकते हो, जैसे इसमें निकाला था इस तरीके से। यहाँ पर भी सेम है, ये कोण है और ये कोण का वर्टेक्स है, ये कौन है, कोण का वर्टेक्स। सेम रिजल्ट इसमें भी है। यही कोई इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाते हो तो कोण थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, पर सॉलिड एंगल उतना ही बनेगा। इसको और आगे बढ़ाओगे तो कोण थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, पर सॉलिड एंगल उतना ही बनेगा, जैसे 2 लाइन के पेयर्स के लिए हो रहा था आपके पास, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ds अपोन में r स्क्वायर। और इसमें आप याद रखेंगे जो ये स्पीयर था ना, ये तो मैंने छोटा सा ओमेगा बनाया है, अगर मैं पूरे स्पीयर पे ds लेके बढ़ाऊँ तो इसके सेंटर पर जो एंगल टोटल बनेगा वो 4 पाई का बनता है। जैसे सर्कल 2 डायमेंशन बॉडी थी और सर्कल में एंगल आपके पास 2 पाई का बनना था सेंटर पर, ऐसे ही आप याद रखेंगे स्पीयर में जो टोटल एंगल बनता है वो 4 पाई का बनता है। कैसे, ये जो फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर, जब आप पूरे स्पीयर की बात करें तो पूरे स्पीयर का सरफेस एरिया, ds जोड़ेंगे तो पूरे स्पीयर का सरफेस एरिया आएगा, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। और एक नीचे आर स्क्वायर तो चल रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू आई 4 पाई। तो एक टोटल स्पीयर के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो बनेगा 4 पाई का। एक हेमिस्फीयर है, एक इस तरीके से हेमिस्फीयर है, तो उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 पाई का, क्योंकि हेमिस्फीयर का आपके पास एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया 2 पाई का। इस तरीके से हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन है कई सारे, जेई मेन में, यहाँ नहीं है, ठीक है। सॉलिड एंगल समझ में आया। ये अभी अभी मैंने थोड़ा सा जनरल बात करी है, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ मैं, एंगल्स की डिटेल में, क्योंकि ये अभी जनरल फॉर्मूला नहीं है, मेन फॉर्मूला ये नहीं है। अगर देखो मान लो ये सरफेस ऐसा ना हो कि ऐसा टिल्डेड होता, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं था, एग्जैक्ट फॉर्म में वैलिड नहीं था, थोड़ा सा चेंज हो रहेगा, वो चीज़ हम देखने हैं इसमें क्या है। जनरल फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, अभी मैं बेसिक सा बताया है। सॉलिड एंगल क्या है, ठीक है, ये आपके पास एक कोण जो उसके वर्टेक्स पे एंगल बना रहा है, ठीक है, एक सरफेस जो इस वर्टेक्स पे एंगल बना रहा है, इसको सॉलिड बोलते हैं। उसके पेरीफेरी के हर एक पॉइंट को मिलाओ, वो 3 डायमेंशन में जो एंगल बन रहा है आपके पास उसको बोल रहे हैं, ओके। और इसका भी कितना भी आप लाइनिंग को बढ़ाओ, ds अपॉन आर स्क्वायर की रेशियो हरदम सेम रहेगी, ये मतलब है। जैसे इधर आर्क अपॉन रेडियस की रेशियो हरदम सेम रहती है 2 पेयर ऑफ लाइंस के लिए, वैसा ही कुछ रिजल्ट 3 डायमेंशन में सॉलिड एंगल के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा और जनरलाइज कर रहा हूँ और फिर जल्दी से इन टॉपिक्स को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और जनरलाइज कर लें एक बार फिर से। मैं प्लेन एंगल पर आ रहा हूँ। प्लेन एंगल पर सपोज करो आपके पास ये 2 लाइन है, और अब की बार जो ये आर्क है ना, जिसको आर्क बोल रहे हैं, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है। सपोज करो, थोड़ा मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो बता रहा हूँ आपको। कई बार आर्क ऐसी स्ट्रेट लाइन भी मिल सकती है, जरूरी थोड़ी करो हरदम सर्कल की बात हो रही हो या स्पीयर की बात हो रही हो। तो ये आर्क की लेंथ है डेल्टा एल। इस टाइम पे जो ये सेंटर है, जो आर डिस्टेंस माना जाता है ना, वो इंक्रीजिंग, वो आर डायरेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर माना जाता है। जो आर डिस्टेंस होता है एक्चुअली में ये होता है, क्योंकि ये डेल्टा एल हम बहुत छोटा सा मानते हैं, तो ये भी आर ही ले लेते हैं, ये भी आर ही ले लेते हैं, जनरली लगभग बराबर से डिस्टेंस होते हैं आपके पास, पर एक्चुअली में आर ये बीच वाला डिस्टेंस होता है आपके पास। कौन सा, जो कि परपेंडिकुलर है इस डेल्टा एल के,
ठीक है। यह बोला जाता है कि जो आर लेना होता है, जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, जो सरफेस है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर के, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर। उस टाइम पे फॉर्मूला जो ये एंगल बनता है थीटा, स्मॉल एंगल ही बनेगा डेल्टा थीटा, डेल्टा एल लिया ना, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर। ये उस टाइम पे फॉर्मूला होता है जब आपके पास ये डेल्टा एल परपेंडिकुलर है इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर के। इसी को थोड़ा सा टिल्ड कर लेता हूँ। मान लो ये आपके पास ऐसे होता, डेल्टा एल इस तरीके से होता, तो क्या ये ही फॉर्मूला वैलिड था या कुछ चेंज आता, वो देख लें। तो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, ये अब की बार परपेंडिकुलर ना हो गए, थोड़ा सा ऐसे सरफेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे सरफेस है, ये इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर है, पर अब की बार ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, टेढ़ा रखा हुआ है। 90 का कब बनता, जब ये ऐसे होता, उस टाइम पे 90 का बनता है ना। तो आपने अब की बार डेल्टा एल आपके पास ये है जो टिल्डेड वाला था, ये वाला है। तो जब अब आप एंगल लिखते हैं ना थीटा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, तो ये है, तो थीटा इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट डेल्टा एल बाई आर नहीं आएगा, आर अपॉन रेडियस डायरेक्ट नहीं आएगी, आपको डेल्टा एल का वो वाला कंपोनेंट लेना होता है जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर में हो, पर ये डेल्टा एल जो है ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर की तरफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, डेल्टा एल पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। डेल्टा एल का नॉर्मल कहीं यहाँ कहीं बनना है, उस वाले को भूल जाओ एक बार, जो ओरिजिनल बना है एक बार दोबारा से इसको मैं कर देता हूँ। ये आपने डेल्टा एल लिया था जो थोड़ा सा टेढ़ा टिल्टेड है, ठीक है, इस तरीके से। तो और इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर तो ये है, अगर मैं इस वाले सरफेस पे 90 डिग्री बनाऊँ तो ये कहीं यहाँ कहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, और ये क्या है, नॉर्मल टू डेल्टा एल, नॉर्मल टू डेल्टा एल, इन दोनों के बीच में मान लो कोई एंगल बन रहा है आपके पास अल्फा, इन दोनों के बीच में मान लो कोई एंगल बन रहा है अल्फा, तो थीटा होता है डेल्टा एल कोस अल्फा डिवाइडेड बाई आर। ये है आपके पास जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये है आपके पास, ठीक है। पिछले वाले केस में क्या हो गया था, एंगल इटसेल्फ 90 डिग्री का था, तो कोस अल्फा आपने 90 रख दिया था, सॉरी एंगल इटसेल्फ आपके पास ये जो डेल्टा एल का जो नॉर्मल था वो इसी की डायरेक्शन में था, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर भी इसी तरफ था और इस पर बनाया हुआ नॉर्मल भी इसी तरफ था, तो दोनों के बीच में 0 का एंगल बन रहा था, तो cos 0 1 होके ये फॉर्मूला बन गया था, cos 0 1 तो डेल्टा एल बाई आर, ठीक है। पर अगर दोनों का नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो आपने cos अल्फा भी ऐड करना है, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर एंड नॉर्मल टू डेल्टा आर, डेल्टा एल, ठीक है, ओके। दोबारा से एक बार बता देता हूँ जल्दी से, क्या करना है आपको, डेल्टा एल पर नॉर्मल बना लो और इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर, उनके बीच का एंगल देख लेना है, ठीक है। कैसे, जैसे ये है, टिल्टेड ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये डेल्टा एल, ये इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर है, इसी की डायरेक्ट, और ये एल पर नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का एंगल लेना है अल्फा, ठीक है। तो डेल्टा एल कोस अल्फा बाई आर, आपको डेल्टा एल का वो कंपोनेंट लेना है जो इसके आर की डायरेक्शन, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर में हो आपके पास, ओके। तो ये काम आपको करना होता था एंगल में, डेल्टा एल कोस अल्फा बाई आर, ओके। ऐसा ही कुछ रिजल्ट आपके पास सॉलिड एंगल में है, अगर टिल्टेड दे रखा हो तो क्या होगा। सॉलिड एंगल में वो फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पर क्या था देखिए, ये ओ था, यहाँ पर जाकर एक आपके पास ये स्पीयर बना, स्पीयर का ये सरफेस है डी एस, इसमें भी जो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर है ये है, ठीक है, ये आपके पास इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर, और इस सरफेस का जैसे एरिया वेक्टर पढ़ा था ना हमने, इसका नॉर्मल आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ये होता है, ये इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है।
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपके पास फॉर्मूला बनता है इस ओमेगा का फॉर्मूला बनता है डी एस अपॉन दिस आर का स्केयर, ठीक है, तब ये फॉर्मूला बनता है। पर अगर इसमें भी ये सरफेस टिल्टेड हो आपके पास, जैसे इस तरीके से टिल्टेड सरफेस है, तो इस टाइम पे इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर तो ये है और इसका नॉर्मल किसी और डायरेक्शन में इधर बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, मान लो अल्फा एंगल बन गया, तो अब की बार फॉर्मूला यहाँ पर भी ऐसा बनता है डी एस कोस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर एंड नॉर्मल टू दैट सरफेस। तो जनरल फॉर्मूला ये होता है। इस वाले केस में क्या हुआ कि आपके पास नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में है जिस तरफ आर वेक्टर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कोस 0 रखे गए, कोस 0 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये बन गया था इस वाले केस में। हालांकि इधर कोस था पर कोस 0 था, कोस 0 1 हो जाता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक। जनरल फॉर्मूला सॉलिड एंगल का डी एस कोस अल्फा बाई आर स्क्वायर है। अब इस जनरल फॉर्मूले का यूज करके मैं एक आर्बिट्रेरी सरफेस लूँगा, एक बार चार्ज उसके अंदर रखूँगा, एक बार चार्ज उसके बाहर रखूँगा और मिलाएंगे कि आप ये रिजल्ट वही आ रहे हैं जो पिछली बार हमारे पास सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए आए थे। अगर वही आए हैं तो गोस थ्योरम इक्वली वैलिड है आर्बिट्रेरी सरफेसेस के लिए भी और सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए भी, और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए गोस थ्योरम की स्टेटमेंट बनी थी आपके पास। तो क्लोज सरफेस होना ज़रूरी है, चाहे वो आर्बिट्रेरी हो चाहे स्पेरिकल हो, अगर ये रिजल्ट हमारे पास सेम आ जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस है, इसमें कोई क्यू चार्ज यहाँ रखा है, इसमें कोई क्यू चार्ज यहाँ पर रखा है। आपसे पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस आर्बिट्रेरी सरफेस ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, लिख लेना, ठीक है। तो मेथड तो यही था कि आप छोटे छोटे एरिया कंसीडर करो और निकाल दो भाई। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया ये कंसीडर कर लिया, ये ऐसा मिलाया इधर ले जाके, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, 3 डायमेंशन बॉडी थी ये, आपके पास आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस था, क्यू चार्ज इंक्लोज कर रहा था, ये मैंने क्यू से इधर मिला दिया। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो ये इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ गया है वेक्टर आपके पास। ये जो आपके पास छोटा सा एरिया आपने डी एस मानना है, इसका नॉर्मल भी उसी तरफ बनेगा, बन गया। अब आपकी स्टेटमेंट क्या बोलती है फ्लक्स की, कि E डॉट डी एस ये आपके पास फ्लक्स होता है, E की वैल्यू, ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से, जिसका फॉर्मूला होता है KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर लगा दिया, और इसकी डायरेक्शन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर की तरफ है। अरे पिछली बार की तरह कर लो ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लो पहले KQ बाई आर स्क्वायर, ये स्केलर है, इसको वेक्टर बनाओगे तो आर कैप लगा दिया था। इसी तरीके से डी एस को लिख लो, दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। अब मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी एस को आप लिखेंगे तो डी एस दैट विल बी इक्वल टू डी एस इंटू में एन कैप, ये बन गया भाई, ठीक है। फिर से वही चीज़ें होंगी आपके पास, आर डॉट एन कैप आप निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इंटू में कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, जो कि सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, आर कैप भी इसी तरफ लिया था आपने और एन कैप भी, तो ये आपके पास 1 इंटू 1 इंटू 1 ये 1 हो गया था, ठीक है। पीछे क्या है हमने, तो अल्टीमेटली ये आपके पास क्लोज सरफेस में क्या बचा, KQ अपॉन आर स्क्वायर, मैं इस आर स्क्वायर को यहाँ लिख रहा हूँ, KQ DS अपॉन आर स्क्वायर, इतना बच गया। आर डॉट एन तो हट गया ना आपके पास, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, आर डॉट एन तो 1 1 1 1 हो गया आपके पास, ठीक है, इतना आ गया। और आप सभी तो जानते हैं कि DS अपॉन आर स्क्वायर, DS अपॉन आर स्क्वायर तो आपके पास क्या होता है, ओमेगा, जानते हैं ना, ये तो हमारे पास क्या होता है, ओमेगा। तो यहाँ से फ्लक्स क्या बन गया हमारे पास,
इंटीग्रेशन के क्यू इंटू में ओमेगा, क्योंकि डी यूज हुआ तो डी ओमेगा यूज करेंगे स्मॉल एंगल, ठीक है, डी ओमेगा। के एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्यू एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन में आपके पास रह गया डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा। मतलब कि इसमें जो ये एंगल बनना था डी ओमेगा, इनका सम करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या कर देता है, टोटल जितने भी आप ये सरफेस मान लोगे सब के इस पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स का सम होगा, तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा। और अभी भी मैं बता चुका हूँ, एक स्फीयर के सेंटर पर बनने वाला कोई भी क्लोज सरफेस हो, जरूरी नहीं सर्कल हो भाई, आप ऐसा देख लो, मान लो ये एक कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके सेंटर पर टोटल एंगल तो ये बनेगा ना गोला। तो स्फीयर सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो एक क्लोज सरफेस में सॉलिड एंगल सेंटर पर हरदम 4 पाई बनता है, और अगर आपके पास प्लेन एंगल की बात करें तो 2 पाई बनता है। प्लेन एंगल सेंटर पर हरदम, सेंटर पर टोटल सरफेस की वजह से 2 पाई बनता है, और सॉलिड एंगल हरदम 4 पाई बनता है, ये पढ़ चुके हैं। तो ये जो डेल्टा ओमेगा सोल होके आएगा, ये आपके पास 4 पाई सोल होके आएगा। के की वैल्यू फिर से यहीं से इंस्पायर्ड होके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आंसर क्या आया, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए भी फॉर्मूला वही है, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब कि एक कैसा भी क्लोज सरफेस हो, सिमेट्रिक हो चाहे आर्बिट्रेरी हो, अगर उसके अंदर कोई चार्ज रखा है और उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आपसे पूछा जाए तो वो क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, सरफेस कैसा भी हो। अब आप पूछोगे कि सॉलिड एंगल की क्या जरूरत पड़ी थी सर, क्यों सॉलिड एंगल हमने पढ़ा। तो देखिए, जब आप इस इंटीग्रेशन को आप बोलते पिछली बारी की तरह सोल्व करते, अगर आप इसको सोल्व करते तो के बाहर आ जाता, क्यू बाहर आ जाता, तो आपके पास इंटीग्रेशन में जो डी एस अपॉन आर स्क्वायर है ये बाहर नहीं आ सकता था। आर की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट बनने वाली है भाई। आर तो इस पर्टिकुलर का डिस्टेंस मानना ना, अगर मान लो सरफेस या होता तो आर की वैल्यू कुछ और ही कुछ बनती। और दूसरा, आपको एरिया भी नहीं पता, इस आर्बिट्रेरी सरफेस है भाई, इसका एरिया आप हरदम नहीं निकाल सकते। आपको बस सिमेट्रिक बॉडीज के एरिया पता है, जैसे ट्रायंगल का एरिया पता है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है, स्क्वायर का, मतलब सिमेट्रिक बॉडीज के एंगल एरियाज पता है, ऐसी आर्बिट्रेरी बॉडीज के एरिया नहीं पता। तो ऐसे केसेस में आपके पास सॉलिड एंगल की इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है। तो ये केस आपके पास इधर भी कंफर्म हो गया कि आर्बिट्रेरी सरफेस हो तब भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है। लास्ट इसमें हम केस करने हैं और उसके बाद फिर गोस थ्योरम ही बचेगी हमारे पास स्टार्ट करनी। अब की बार आर्बिट्रेरी सरफेस है पर चार्ज को बाहर ले लेते हैं, एक लास्ट केस करने हैं जल्दी से, उसके बाद आपके पास गोस थ्योरम का जो बेसिक्स था वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है हमारे पास, चार्ज आउटसाइड रखा है आर्बिट्रेरी सरफेस के, चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द आर्बिट्रेरी सरफेस। तो इस तरीके से आपके पास आर्बिट्रेरी फिर से सरफेस है, ठीक है, और अब की बार चार्ज यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, क्यू चार्ज अब की बार बाहर रखा हुआ है। तो आपको वही क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 सरफेसेस मान लेता हूँ, एक बार थोड़ा सा एक कोन बना लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। ये मैंने एक सरफेस ये मान लिया, यहाँ पे मैं इनवर्ड फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, इनवर्ड फ्लक्स, क्योंकि फिल लाइन यहाँ से एंटर करेगी, पॉजिटिव चार्ज है, फिल लाइन एंटर करेगी, और एक सरफेस जहाँ पे बाहर निकल रही है फिल लाइन वहाँ पर कंसीडर कर लिया, ठीक है, जहाँ पे फिल लाइन बाहर निकल रही है एक उस तरफ कंसीडर कर लिया। यहाँ पे मैं आउटवर्ड फ्लक्स की बात करूँगा, आउटवर्ड फ्लक्स की बात करूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से चलेंगी इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से भी चलेंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। 2 ही सरफेस कंसीडर करो, बीच वालों का तो काम वही रहेगा जो इनका रहेगा, ओके। तो आप सभी को पता है दोनों एक ही एंगल बना रहे हैं यहाँ पे डी ओमेगा, इस पर तो पहले ही बात हो चुकी है हमारे पास, दोनों ही एक ही एंगल बना रहे हैं डी ओमेगा। हालांकि टिल्डेड वाला केस हमारे पास कहीं यूज ही नहीं हुआ, जे मेन में कहीं पे यूज हो जाए तो पता नहीं। तो आपके पास देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिर से लगाएंगे ई डॉट डी एस, फिर से इसको सोल्व करेंगे
ई की वैल्यू है आपके पास के क्यू बाई आर स्केयर इंटू में आर कैप, के क्यू बाई आर स्केयर इंटू में आर कैप, और डी एस की वैल्यू फिर से आपके पास डी एस इंटू में एन कैप। ठीक है, यही है आपके पास, ये आपके पास सोल्व होके आएगा के क्यू बाई आर स्केयर, आर और एन कैप एक ही डायरेक्शन में है भाई, इस पर नॉर्मल आपके पास इधर ही बन रहा है इस सरफेस पे, और इस पर नॉर्मल आपके पास इधर ही बन रहा है। ठीक है, अगर मान लो उनके बीच में कोई एंगल भी है तो कोई बात नहीं, आर एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी एस, मान लो ये एक डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि एरिया वेक्टर आउटवर्ड बनाना होता है, आउटवर्ड बनेगा ही नहीं, ऐसे ही बनेगा। ठीक, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, आर डॉट एन को आप सोल्व भी कर लेते हैं, के क्यू बाई आर स्केयर डी एस, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आर वेक्टर की डायरेक्शन वही है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो ये आपके पास के क्यू बाई आर स्केयर डी एस कोस थीटा बचा। अगर 90 डिग्री नहीं है तो सॉरी 0 डिग्री नहीं है तो ओके। तो फिर से आपको पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला तो डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्केयर यही था, जनरल फॉर्मूला तो यही था ना। फिलहाल इसमें 90 डिग्री 0 डिग्री वाला ही केस है, कोस थीटा भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आप कंफ्यूज ना हो तो इसको हटा ही देते हैं, कोस थीटा को हटा दो, सीधा डी एस अपॉन आर स्केयर। ओमेगा क्या होता है, डी एस अपॉन आर स्केयर, ये लिख लो। ठीक है, ओमेगा लिखेंगे तो फिर से क्या आएगा आपके पास, के क्यू। अच्छा ध्यान देना, क्लोज सरफेस इंटीग्रल चल रहा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल चल रहा है, के क्यू और डी एस बाई आर स्केयर को आपने लिख दिया डी ओमेगा। क्या लिख दिया, डी ओमेगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल चल रहा है। ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, क्योंकि क्लोज का मतलब है सब का जोड़ लिया हमने। तो क्लोज को जब हटाएंगे तो जितने भी सरफेसेज आपके पास आए हैं उन सब की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से सरफेस इंक्लूडेड है, एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस इंक्लूडेड है। तो मैं क्लोज को हटाता हूँ, क्लोज को हटाऊंगा तो सरफेस 1 की बात कर रहा हूँ जिसमें के की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्यू चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, डी ओमेगा आपको पता है इस सरफेस के लिए भी ओमेगा इतना ही एंगल है, इस सरफेस के लिए भी ओमेगा उतना ही एंगल है, तो यहाँ पर भी डी ओमेगा यूज होगा। प्लस सेकंड वाले में के क्यू डी ओमेगा, उसमें भी यही यूज हो रहा है। ठीक है, एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट अब आपको ये बात याद रखनी है कि ये वाला इनवर्ड फ्लक्स है और वो वाला आपके पास आउटवर्ड फ्लक्स है। इसका नॉर्मल इस तरह बनेगा, इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, ये वाला इनवर्ड फ्लक्स है, वो वाला आउटवर्ड फ्लक्स है। और आप सभी को पता है इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होता है। तो आपके पास जब फाइन नेट निकलेगा तो ये सोल्व होके के क्यू डी क्यू का सब टोटल एंगल, के क्यू इनवर्ड फ्लक्स है तो नेगेटिव ओमेगा, और ये के क्यू पॉजिटिव ओमेगा, तो ये आपके पास नेट कितना आ गया, 0। एक इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, इंटीग्रेशन सोल्व किया तो डी क्यू करके ये टोटल एंगल आ जाएगा, ऐसा ही एंगल बराबर रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो के क्यू ओमेगा कैंसिल हो गए, तो नेट फ्लक्स आपके पास आउटवर्ड, जब चार्ज बाहर रखा है, चाहे आर्बिट्रेरी सरफेस हो चाहे क्लोज सरफेस हो, जितनी फिल लाइन एंटर करी उतनी फिल लाइन बाहर निकल गई, तो नेट आपके पास जो फ्लक्स है वो अभी भी 0 आया। तो यहीं से गोज थ्योरम आपके पास समराइज होती है कि जो नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से बनता है वो आपके पास 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज इन दैट सरफेस, उस सरफेस में जितना चार्ज इंक्लोज है बस उसी की वजह से बनता है, आउटसाइड वाले चार्जेस का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। ये आपके पास गोज थ्योरम ने इन सब की वजह से बेसिक्स आपके पास आया है गोज थ्योरम का, और गोज थ्योरम हम नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर आपके पास गोज थ्योरम स्टार्ट होगी, उसके लिए ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। थैंक यू, आज बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, 2-3 बार वीडियो बंद होगी, 2 बार में रिकॉर्ड करनी पड़ी। किसी को भी कोई भी डाउट हो वो मेरे को बता सकता है, इन वाले टॉपिक को छोड़ सकता है आर्बिट्रेरी सरफेस को, अगर आपको CBSE सिलेबस तक ही पढ़ना है तो। पर अगर आपको इंट्रोडक्शन टू गोज थ्योरम जानना है तो नॉलेज के लिए ये जानना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट।